Good morning and Assalamu alaikum. Audience, welcome to week 4. This is day 16 of Startup Summer School. जिस तरह से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि this would be a roller coaster ride of entrepreneurship और 4 वीक के अंदर हम आपको वो जर्नी ट्रैवल करवाएंगे जो जनरली entrepreneurs और startups travel in 6 months or a year. So I hope you're enjoying the journey. और तो वीक 4 इज स्टार्टअप ग्रोथ एंड स्केलिंग स्प्रिंट. इसमें आप सीखेंगे कि आपने ग्रोथ कैसे बनानी है, उस ग्रोथ को मैनेज कैसे करना है, अपने स्टार्टअप को बड़ा कैसे करना है और स्केल पे कैसे हैंडल करना है. सो वी रियली एक्साइटेड टू हैव ए अमेजिंग स्पीकर विद अस टुडे. Jawad Hafiz. Mr. Jawad Hafiz is a seasoned entrepreneur, trainer, motivational speaker. He's Lahore based और कोई 600 से ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. ही हैज़ ट्रेन्ड हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड मोटिवेशन में उन्होंने कोई हंड्रेड्स ऑफ लोगों को इंस्पायर किया है. एंड वी रियली डिलाइटेड कि वाइस चांसलर लाहौर गिरधन यूनिवर्सिटी एंड आगा अब्दुल रहमान इज माय को-होस्ट फॉर टुडे. सो जवाद भाई, जस्ट वेलकम टू दिस प्रोग्राम और काइंडली अगर आप एक वेलकम नोट. थैंक यू वेरी मच जनाब. सर मेरा नाम जवाद हफीज़ है, जैसा कि बता ही दिया इमरान भाई ने, और मैं 30 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मेन एरिया मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया है, फेवरेट बच्चा है, वो स्टॉक मार्केट है. और पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाय जवाद हफीज़, वो बुक भी लिख रहे हैं हम लोग, वो मैंने दिया है. इससे पहले कोई फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम स्टॉक मार्केट पे नहीं है. और मेरी इस कैंपेन का ये फ़ायदा हुआ है कि 45 से ज़्यादा कंट्रीज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने PSX में काम शुरू कर दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं. और अब मेरी कोशिश है, जिस बारे में इमरान साहब से भी बात हुई है, कि यूथ को किसी तरह हम इस तरफ लाएं कि वो मोटिवेट हो. मिडिल एज लोग तो हो ही रहे हैं, लेकिन यूथ जो है उसको इसे अर्ली स्टेज पे करना चाहिए. और इसके अलावा इंडस्ट्री में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है. टेक्सटाइल में ब्रांड बनाया, बहुत से काम किए. वो आज आपको 2 हिस्सों में हम ये इंफॉर्मेशन देंगे. पहले 12 से 15 मिनट जो हैं हमारे, वो स्टार्टअप के बारे में होंगे कि स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, आईडिया पे कैसे काम करना चाहिए, उसे स्केल अप कैसे करना है आपने, और उसके बाद आखिरी स्टेज इनोवेशन कैसे लेके आनी है. वरना नोकिया और कोडेक दोनों की मिसालें हमारे सामने हैं कि अगर इनोवेशन ना आए तो nobody is bigger than Nokia और Kodak. और सेकंड जो फिर पोर्शन होगा, उसमें हम PSX को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं एज की और उसके साथ. तो ये थैंक यू वेरी मच जवाद भाई. और हमारे पार्टिसिपेंट्स, ये अगर मैं कनेक्ट करूँ इसको हमारे प्रोग्राम से, सो आज का जो वीक 4 है, एक तो आप वीकेंड गुजार के आ रहे हैं, तो हम आपको दोबारा से थोड़ा जगाना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं. सो जवाद भाई इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट. और उसके बाद आपको एक पैसिव इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. व्हाइल यू आर इनोवेटिंग, व्हाइल यू आर डूइंग योर बिल्डिंग योर बिजनेस, बिल्डिंग योर स्टार्टअप, तो यू नीड टू हैव अ पैसिव इनकम सोर्स एज वेल. तो उसको बहुत अच्छा बिल्ड करेंगे जवाद भाई. सो विद दिस आई विल टेक अ ब्रेक. अब्दुल रहमान और अहमद मुश्तबा आपके साथ रहेंगे, दे विल बी मॉडरेटिंग, और जवाद भाई विल बी बिल्डिंग अप दिस सेशन. जवाद भाई, ओवर टू यू. ठीक है जी. देखिए सर, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कहते हैं कि 3,87,000, ये कासिम अली शाह फाउंडेशन के फिगर्स हैं, वहाँ हमने थोड़ी सी रिसर्च करवाई थी. बिजनेस ग्रेजुएट्स हर साल मार्केट में आ रहे हैं फ्रॉम 188 यूनिवर्सिटीज़. मेरा ख्याल है इमरान भाई को तो ज़्यादा अपडेटेड फिगर होगा उनके पास. और इतनी सर जॉब्स नहीं निकल सकती, यानी हर साल 4 लाख जॉब, क्योंकि ज़ाहिर एक बंदे ने MBA किया है या BBA किया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो जाकर किसी छोटी सी कंपनी में काम करे. कॉर्पोरेट सेक्टर इतना हमारा डेवलप नहीं है कि जो हाईली क्वालिफाइड बंदे को एंटरटेन कर सके, उसको जॉब प्रोवाइड कर सके. तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली सोल्यूशन. आप अनलेस के आप खुद इसकी तरफ, फिर ये कोविड-19 का भी जो इफेक्ट आया है, सो ये मेरा मैसेज जो शुरू का पोर्शन था, मैंने कहा स्टार्ट करूं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, जो यूथ है हमारा, कि इनको अब सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके चलना है. अच्छा, इसमें ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि काम करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है. ये एक डेविड जॉन की किताब है, शार्क टैंक का एक फाउंडर मेंबर है
आप उसको सर्च कर ले, पावर ऑफ ब्रोक इस किताब का नाम है। अब मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने वो किताब बड़ी जगह प्रमोट की है लोगों को। पावर ऑफ ब्रोक ये कहती है कि इफ़ यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट मनी, यू कैन नॉट मेक मनी इवन विद मनी। कि आपके पास पैसा भी हो तो आप उस पैसे को ज़ाया कर लेंगे, आपका जो बिजनेस वेंचर है वो कामयाब नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सीलेंट बुक। जो लोग स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, जिनके जहन में आइडिया है, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। और एक कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, 200-250 पेज की किताब है, और आप ज़रूर पढ़ें, आपको उसके अंदर काफ़ी सारी केस स्टडीज़ मिलेंगी। अच्छा देखिए, अब स्टार्टअप होता क्या है, मुझे नहीं पता मुझसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने आपको कितना और क्या गाइड किया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको शुरू से लेके चलें। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आइडिया होता है। जैसे मार्क ज़करबर्ग को किसी ने पूछा, उसका इससे पहले, फेसबुक से पहले उसका एक और आइडिया था, उसने किया, वो फ्लॉप हो गया। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा आइडिया फ्लॉप हो जाता तो तुम क्या करते? उसने कहा जी मैंने हॉस्टल के कमरे से ये आइडिया लॉन्च किया था, $100 इसकी लॉन्चिंग कॉस्ट थी, जो मैंने पहले ही ले ली थी स्पॉन्सर से एड्स चलाने के। अगर फ्लॉप हो जाता तो मैं जाके अपनी क्लासें पढ़ता, ठीक है ना। ही हैड नथिंग टू लूज। स्टीव जॉब से किसी ने पूछा कि जी आपने किस तरह कंपनी शुरू की, आपका ना पैसा था ना बिजनेस बैकग्राउंड थी। उसने कहा जी हमारी हॉबी थी, मेरी और मेरे दोस्त की, कंप्यूटर्स के बारे में जानना। ना हमारे बच्चे थे, ना हमारा घर था, ना हमने बिल पे करने थे, हम तो माँ बाप पेरेंट्स के साथ उस वक्त रह रहे थे, हमारी कोई फैमिलीज नहीं थी, हम अपनी शर्ट लूज कर जाते और क्या लूज करते। तो ये आई डोंट नो पाकिस्तान में ये अप्रोच क्यों नहीं आ रही, हमारे जो नौजवान हैं वो इस तरह क्यों नहीं सोचते कि अगर वो 18 साल 20 साल, मैं मतलब आप लोगों के मुकाबले में आई एम क्वाइट एन ओल्ड जनरेशन। 18 साल की उम्र से तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। 1967 से मेरे वाले साहब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और वो जॉब करते थे, उनकी सारी जिंदगी इट वाज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। जब मैंने अपनी एफएससी की तो मैंने जाके एक स्टॉक ब्रोकर, जो हमारे फैमिली के फ्रेंड भी थे, ब्रोकर भी थे, फरतुल्ला खान साहब उनका नाम था, उनके ऑफिस में 3 महीने के लिए मैंने, वो अनपेड इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप क्या थी, जैसे कोई बच्चा अंकल के पास जाता है, तो ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने साथ बैठा लिया, हर उन्होंने मुझे ब्रोकरेज की चीज़ सिखाई, बाकी चीज़ें तो मुझे पहले ही पता थी अपने घर से। तो मैंने वो भी फंक्शन सारा समझा और 3 महीने के बाद मैं वापस आ गया, मैंने अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम किया, मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन उसके साथ साथ मैंने कभी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं छोड़ी। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं लगातार मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता रहा, अपना इल्म बढ़ाता रहा, और उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर ये 2014-15 में, आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, मैं अभी बात कर रहा था, एक और किताब है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, डाई एम्प्टी। वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ने पूछा किसी आदमी से कि जी आप दुनिया के ख़जाने जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ दफन हैं, तो कंक्लूड ये हुआ कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़जाने जो हैं वो कब्रिस्तान में दफन हैं, कि लोग वो स्किल्स अपने दिलों में लेकर चले गए। तो ये मेरे जहन में सवाल आया कि मैं ये स्किल अपने दिल में लेकर नहीं जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं लोगों तक इसे पहुंचा दूं। आज के 2020 के दौर में, या 2015 उस वक्त कहने का दौर था कि अब यूट्यूब है, तो उससे फिर हमने अपना चैनल जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए लॉन्च किया। फिर 600+ वीडियोस उस पर पड़ी हुई हैं। ये मेरा नाम आपके सामने आ रहा है, JAWAD, जवाद स्पेस HAFEEZ हफीज़। You just need to Google my name and you will see my YouTube channel and all my social media links. तो इस प्रोग्राम के बाद या इसके दौरान जो लोग लिंकअप करना चाहते हैं तो वो करें। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टीव जॉब की हमने मिसाल दी, हमने मार्क ज़करबर्ग की मिसाल दी। स्टार्टअप ये होता है जी कि सबसे पहले, स्टार्टअप से भी पहले एक आइडिया पैदा होता है, एक आइडिया जन्म लेता है, एक सोच डेवलप होती है कि जी मुझे लगता है कि पानी जो है, अगर हम पीछे चले जाएं, पिछली जनरेशन में, मेरे अब्बा जी की जनरेशन में चले जाएं, तो कहें जी पानी को बोतल में बेचेगा, तो मेरा ख्याल है लोग मजाक उसका उड़ा के हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, यार पानी भी को खरीदता है। हालांकि वो मतलब भुट्टो साहब तो खैर उस जमाने में भी पीरू इंपोर्ट करके पीते थे, लेकिन आम कॉमन पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल डाइजेस्ट कर पाता उस टाइम में। तो ये एक आइडिया था, ठीक है ना। आइडिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अली बाबा, आप जैक मॉ को देखें, जैक मॉ की स्टोरी अब मैं पूरी नहीं आपको सुनाऊंगा, आप खुद सर्च कर लीजिए। ही वॉज फेलियर इन एवरीथिंग। ही स्टार्टेड अली बाबा, और
became the richest man of China. पाकिस्तान के लोग अक्सर लोगों को नहीं जानते, पाकिस्तान के हमारे एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं जो फाइनेंशियल, इसकी आपको फौत हो गए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई रही है, वो बेसिकली टी बॉय थे कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कुछ लोग फिर माइंड कर जाते हैं, तो वो ही यूज टू डिलीवर, ही वाज अ यंग बॉय, ही यूज टू डिलीवर चाय वाला, he used to deliver the tea in the stock market, and from there he learned and became the broker and private investment bank बनाया, और बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बाहर से भी लेकर आए। तो पहली बात ये है कि ये इसका कोई ये ताल्लुक नहीं है कि मुल्क से है। जो मैंने आपको डेविड जोन का बताया, उसकी फिर मैं स्टोरी सुनाने लगूंगा तो सारा टाइम उसमें गुजर जाएगा। वो बिल्कुल मैं इसलिए एक मिसाल यहाँ की देता हूँ, एक मिसाल जंप करता हूँ यूएसए की। कोई लोगों को ये लगता है कि जो यूएसए में हो सकता है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पहले तो ये बहुत बड़ी मिथ है। हर जगह चीज़ें वैसे ही होती हैं, हर जगह आइडियाज़ वैसे ही काम करते हैं। यहाँ पे हाजी बशीर भी हैं, सितारा वाले, जिन्होंने खुद मुझे बताया हुआ है कि मैं साइकिल पे कपड़ा पीछे रख के तो बेचा करता था, फिर मैंने 4 रूमें लगाई और सितारा ग्रुप बन गया। ठीक है ना। यहाँ पे एटलस होंडा के शराजी साहब भी हैं जो पहले नौकरी करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी छोटी सी बैटरी इंपोर्ट करने का। कोई उन्होंने $1 बिलियन एम्पायर खड़ी भी की थी, अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने छोटे पैमाने पे बैटरियाँ जापान से इंपोर्ट करके तो एक लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। ये होंडा कार, होंडा मोटरसाइकिल, ये सारा यूसुफ शराजी, जो लोग नहीं जानते होंगे नाम से, वो होंडा से मेरा ख्याल हर बंदा जान गया होगा। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मेनी एग्जाम्पल्स। इंडिया में चले जाए नेक्स्ट डोर तो धीरू भाई अंबानी, ये एंटरप्रेन्योरशिप का जब हम कोर्स करवाते हैं तो हम लोगों को फिल्में भी रिकमेंड करते हैं। तो उसमें एक फिल्म है इंडिया की गुरु, वो धीरू भाई अंबानी की लाइफ स्टोरी है जिसमें अमिताभ बच्चन के बेटे ने काम किया है, और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा, वो फिल्म आप जैसे स्टार्टअप्स के लिए वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। उस मूवी का एक डायलॉग है, शुरू होती है मूवी जहाँ पे कि मेरे बाबूजी कहते थे कि कभी सपने मत देखो, लेकिन मैंने सपने देखे। उसका बाप बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का ना, वो पुराने स्टाइल का बंदा दिखाया हुआ है। वो कहता था कि तुम बिजनेस करोगे ना तो सब कुछ बिक जाएगा। मैंने एक बार बिजनेस किया था, बड़ा घाटा पड़ा। तो धीरू भाई अंबानी ने फिर भी बिजनेस किया, और कैसे किया वो उसके अंदर बड़ी अच्छी बात है। मूवी आप जाके देख सकते हैं उसकी कहानी। मैं वो जो सस्ते स्पीकर होते हैं उनकी तरह कहानियां या फिल्मों की नहीं बताऊंगा आपको, जस्ट फिल्म बता दी, आप खुद देखिए जाके। उसके बाद एक और फिल्म है द फाउंडर, रे क्रॉक की लाइफ स्टोरी है, जो मैकडोनल्ड्स का बेसिकली ओनर है, फाउंडर। वो बड़ी दिलचस्प फिल्म है उसमें भी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसकी कोई एज नहीं है। बहुत सारे लोग एज देते हैं कि स्टार्टअप है तो स्टार्टअप का मतलब है कि 16 साल की उम्र में स्टार्टअप करना है। नहीं सर, आप KFC वाले बाबा जी की तरह रिटायरमेंट के बाद भी स्टार्टअप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने करके दिखाए हैं। सो इसकी कोई एज नहीं है। मैं इन चीज़ों की एज को इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि मेरा मानना है कि पहली जो इसकी स्टेज है वो है 12 साल से 18 साल, फ्रॉम 12 to 18। 12 में हमें पता चलता है कि खाने, सोने और वॉशरूम यूज करने के अलावा भी जिंदगी के कई मामला आते हैं जिन्हें हमें करना पड़ेगा फ्यूचर में। सो आपकी थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता जितनी जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आएँ, उसमें फिर अगेन मैं आपको चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ। रॉबर्ट क्यूसाकी हैज़ डन वंडरफुल जॉब विच आई एम ट्राइंग टू डू हियर। रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ें, उसमें उसने वो बताया 9 साल की उम्र में उसने अपना सफ़र शुरू किया था बिजनेस के बारे में जानने का। एक और बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफेट वेस्ट का, उसने भी 9 साल की उम्र में पहले डिज्नी के शेयर लिए थे। उसकी खाला मासी जो है वो करती थी शेयरों का काम, वो साथ बैठा होता था, वो सुनता था, तो उसने कहा यार ये तो कोई अच्छी चीज़ लग रही है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो एज कोई नहीं है। एंटन क्रील यूके का नाम है, आप सर्च कर लीजिए, 16 साल की उम्र में उसने शुरू किया। पीटर लिंच, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट का वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट उसकी किताब है। तो मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा ना वो घड़ के नहीं सुनाऊंगा कि आइंस्टाइन की झूठी कहानी सुना दूंगा जो आजकल टीवी पे भी लोग आके कहते हैं ऐसी कोई कहानी नहीं थी कि उसकी अम्मी रो पड़ी और वो। मैं उस तरह की बातें नहीं करता। मैं ऑथेंटिकेटेड बात आपसे करूंगा, उसका रेफरेंस दूंगा। बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन गो एंड रीड देम योरसेल्फ। तो ये कोई ऐसी पहली चीज़ नहीं है कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कवर की है या मैंने स्टॉक मार्केट दुनिया में डिस्कवर की है। ये मुझसे बहुत पहले से काम 1600 में ये स्टार्ट हो गया था, तो मेरा तो तब कहीं नामो निशान ना था। तो ये चीज़ें सारे एविडेंस आप लोगों के पास मौजूद हैं।
रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि लोग उससे जाके रीचेक कर सकते हैं, उसे जाके देख सकते हैं। और आजकल मैं हैरान होता हूँ, बड़े बड़े सीनियर लोग ना आके वो कहानियाँ इंस्टा की सुना देते हैं कि वो घर आया और माँ रो रही थी और उसमें ये, ऐसी कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं है। तो वो कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हम घड़ घड़ के ना वो बनानी शुरू कर देते हैं। सो डोंट डू इट। मैं अपने जो फील्ड में लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, देर आर रियल स्टोरीज, थोड़ा कुछ पढ़ लिख लें, किताबें पढ़ें ताकि आपको नॉलेज मिले, बजाय ये कि आप जो है झूठी कहानियां एक ए से सुनी, आप मेरे लेक्चर में आपने कहानी सुन ली, आगे जाके आपने वही कहानी बगैर तस्दीक किए आगे फॉरवर्ड कर दी। सो सोर्स जरूर ढूंढे इंफॉर्मेशन का, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। फिर नेशनल का मालिक जापान की तरफ आते हैं, मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स। वो एक जिसे कहते हैं, जैसे ग्रीन टाउन में क्वार्टर है, 3 बंदों ने कंपनी शुरू की है, प्लास्टिक के स्विच वगैरह पे ला के वो बनाते थे, एंड दैट्स द हिस्ट्री। सो पहली बात ये क्लियर हो गई कि दुनिया का कोई भी कोना हो जहां वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एनीबॉडी विलिंग, डेयर टू विन वाली बात है। अब ये भी एक बुक का ही नाम है, डेयर टू विन, जैक कैनफील्ड की किताब है गलबन। तो आप हिम्मत करें, आप सोचें कि मैंने करना है तो हो जाएगा। आप यंग हैं, आपके साथ दोस्त हैं, आप 6 7 8 दोस्तों को साथ में लाएं। आपका मकसद शुरू में पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, शुरू में उस आइडिया को चेक करना होना चाहिए। अगर वो आइडिया वर्केबल है तो वो आगे फिर बढ़ता जाएगा। और ये पिज़्ज़ा हट जो है, ये फ्रेंड्स की स्टोरी है। उन्होंने पिज़्ज़ा हट बनाया और पिज़्ज़ा हट आपके सामने है। इसी तरह पाकिस्तान में एक फैक्ट्री होती थी, अब वो बिकी हुई है, फ्रेंड्स टेक्सटाइल उसका नाम है, हुआ करता था, अब चेंज हो गया, सेल हो गया। वो दोस्त थे टेक्सटाइल इंजीनियर 6 7, उन्होंने मिलके लगाई। सो आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, साइकिलों के पंक्चर लगाने की दुकान से लेके और कोई मिल या फैक्ट्री लगाना, सबसे पहले आपने एक आइडिया ढूंढना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। कन्वेंशनल बिजनेस में और इंडस्ट्री में ये फर्क होता है, ये इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क होता है कि एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू गिव सोल्यूशन, कुछ नया कोई इनोवेट करके देते हैं, वो नया तरीका कोशिश करते हैं उसको करने की। तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, आप सोचेंगे जी पाकिस्तान में स्नैक्स हैं। अब एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी, मैंने ये पढ़ी थी किसी जगह पे, राइटर का नाम मुझे भूल गया है लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा। एक मैनेजर साहब जो है वो बड़े सालों से समोसे खाते थे, अपनी दुकान सामने उनकी थी, वहाँ पे उन्होंने वो बैठने की छोटी सी रोड साइड बनी होती है ना, तो वो वहाँ चले गए और उन्होंने ऑर्डर किया चाय और समोसे और समथिंग लाइक दैट, कैजुअल मोड में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उसको बंदे को देखा और उसको बुलाया और उसको कहा कि जी तुम क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, यहाँ बैठे सारा दिन समोसे बेचते रहते हो और मैं जो हूँ देखो जी मैनेजर हूँ इतने बड़े बैंक का। तो वो बंदा हंसने लग पड़ा। उसने कहा सर जी जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, आपने एज एन असिस्टेंट यहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी, तो मैं उस वक्त ना वो ट्रे में रख के समोसे सड़क पे बेचा करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम चलने लगा, मैंने छोटा अपना बना लिया, उससे बड़ा मैंने अपना रेस्टोरेंट कर लिया। आज आपकी पे कितनी, आपकी पे से 4 गुना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ। 3 ब्रांचें मैं प्लान कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। तो आप मुझ पे रहम खा रहे हैं, मुझे आप पे रहम आता है। आप रोज़ाना जब निकलते हैं कि ये घर लेके क्या जा रहे हैं। तो देखिए ये बेसिकली एक किसी ने बड़े अच्छे सादा तरीके से ये एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब आप बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, ये पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक तस्वीर देखी कि सैलरी वो कंसिस्टेंट आ रही है। एंटरप्रेन्योर का उन्होंने दिखाया कि वो थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, फिर एकदम जो है ना वो एक बड़ा ऐसे करके वो ग्राफ जो है वो राइज हो गया है। तो ये अकोमुलेटेड इफेक्ट आता है इसके अंदर। तो इसको जो बंदा लेके इस चीज़ को समझ के चले कि ये मैं फ्यूचर के लिए कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो इसमें इसको बड़ा इंजॉय करता है और उसके रिवॉर्ड्स बड़े ज़बरदस्त हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात है, आपकी अगली जनरेशन वहाँ से शुरू करती है जहाँ आप एंड करते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में 22वें ग्रेड से ऊपर तो नहीं चले जाएंगे ना, फेडरल चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो जहाँ से वो रिटायर होंगे, जनरल बन जाएंगे आर्मी में, आपका बेटा फिर सेकंड लेफ्टिनेंट ही भर्ती होगा। वो ये नहीं हो सकता कि जनरल का बेटा कहेगा जी मैं जनरल से आगे कंटिन्यू करूंगा। धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं उन्होंने वहाँ पे कहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, वो आपके सामने दे मोर देन 30% ऑफ दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो उनकी अपनी फैमिली के पास है। तो अभी मैं पिछले दिनों वो देख रहा था चीज़ के, दुनिया का सबसे महंगा घर उनका है। तो ये आपका भी हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब आप हिम्मत करें,
स्टार्टअप का आइडिया ढूंढें, उसे स्टार्ट करें, टेस्ट करें, फिर स्केल अप करें उसे, फिर उसके बाद स्केल अप करने के बाद थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद उसमें इनोवेशन लाएं। ये मैं यहाँ पे इसको एंड करने की फिर PSX की तरफ जाती हैं। इनोवेशन नहीं लाएंगे तो यू आर नॉट बिगर देन नोकिया, यू आर नॉट बिगर देन कोडेक। कोडेक ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया लेकिन मार्केट नहीं किया, क्यों? कि जी फिल्मों में बड़ा पैसा आ रहा है, अगर हमने मार्केट कर दिया तो हमारी वो फिल्म की जो बिजनेस है वो नीचे चला जाएगा। वो किसी और ने मार्केट किया और कोडेक खत्म हो गया। हालांकि वो खुद मार्केट कर देते तो वो स्विच कर लेते, इनकैश कर लेते। नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने कहा कि जी नहीं, हम अपना ही सॉफ्टवेयर रखेंगे, हम तो एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे। तो फिर उसका अंजाम आपने देखा कि क्या हुआ। सो इनोवेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का लाजमी जुज है। और इनोवेशन का अगेन मतलब ये नहीं है कि वो नोकिया पे या कोडेक के लेवल पे इनोवेशन होनी है। आप अगर फर्ज करें कि समोसे ही बेच रहे हैं तो आपने देखना है कि उसकी आप डिस्पोजेबल पैकिंग बना लें, अपनी जो साथ उसके वो आप चटनी दे रहे हैं, सॉस दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, उसके साथ कोई थोड़ा सा कोई एडिशनल कोई मसाला रख दें कि एज पर टेस्ट समबॉडी कैन ऐड इट, तो दैट विल ऐड वैल्यू टू इट एंड द पीपल विल लव टू बाय। सो इनोवेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि इनोवेशन कोडेक नहीं करनी है। मैं तो अभी कोडेक नहीं हूँ, मेरी तो छोटी सी बिजनेस है, तो मैं तो इनोवेशन नहीं कर सकता। आपने हर रोज देखना है काइजन, जो जापानीज टेक्निक है जो टोयोटा ने भी लगाई है, continuous and never ending improvement। वो कहते हैं कि if we improve 1% every day, in a year we improve 365%। सो आपने रोज देखना है इनोवेशन ये आपके छोटे लेवल पे कि मैं अपना काम कैसे कर सकता हूँ बेहतर। क्या मैं कोई अपने नए चार्ट्स बना सकता हूँ जो मेरे स्टाफ के लिए हेल्पफुल हो, जिसमें मेरे लिए डेटा कलेक्ट करना आसान हो, मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह बेहतर, क्या व्हाट्सएप पे बेहतर मैसेज आता है, हम क्यों SMS पे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनोवेशन में आ जाती हैं। इनोवेशन डजंट मीन दैट यू नीड $1 million टू इनोवेट। सो इनोवेशन इसका आखिरी यूज है। और उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, मेरा लेक्चर पढ़ा भी हुआ है कासिम अली शाह फाउंडेशन पे, स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। अब ये हमारी बात हो गई जी एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की। अब हम जरा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मुझे इमरान भाई ने कहा था कि जी दोनों चीज़ों को आपने कवर करना है, पहला पोर्शन जो है तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम इज गॉन, तो बाकी जो आधा है उसमें मैं PSX को डिफाइन करता हूँ। यहाँ मैं अहमद साहब से पूछना चाहूँगा कि कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं आप लोग लेते हैं? मुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या तरीक़ाकार है। सर प्लीज कंटिन्यू, जिसमें क्वेश्चंस होंगे तो आई स्टॉप यू देयर, हाँ, जहाँ पे सवाल आएगा वहाँ पे मुझे प्लीज बता दीजिएगा जहाँ क्वेश्चन हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो डिफेक्टेड फील करें कि जी हमें पूछा ही नहीं। आपने कुछ पूछना है अहमद भाई तो आपने कुछ डिस्कस या पूछना है या कमेंट देना है तो जरूर शेयर। सर बिल्कुल। एक तो मेरा पहला कमेंट तो ये कि जिसने आई वाज लुकिंग एट योर प्रोफाइल ना, आई वाज रीडिंग इट, तो जो मेरे माइंड में पहली चीज रेजोनेट की थी वो रिच डैड पुअर डैड, आपने खुद मेंशन ही कर दिया खैर रॉबर्ट कियोसाकी का। मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क के रख के बैठा हुआ था कि जब मैं कंक्लूड करूंगा तो ये मेरा कंक्लूजन रिमार्क होगा, बट यू मेंशनड इट योरसेल्फ। बाकी सर बड़ी प्रैक्टिकल बातें आप कह रहे हैं, और हमारी जनरेशन जो हमारा यूथ है उसे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली पैसा हम लोग बेसिकली, आपने इंस्टाग्राम की उसका जिक्र किया, एक पोस्ट मैंने भी देखी थी इंस्टाग्राम पे ना, कि उसमें क्या कहते हैं कि एक बच्चा होता है वो पैसे में कहता है यार अब तू आ जाना, तो पैसा आके से कहता है भाई तू कुछ करेगा तो मैं आऊंगा ना। बड़ी सही बात। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि कुछ होगा, पैसे आएंगे तो फिर हम काम करेंगे। एक्चुअली पैसे पैसों से नहीं आते हैं, पैसे स्किल्स से आते हैं। बिल्कुल सही। और स्किल्स अनफॉर्चुनेटली हमारा मोस्ट इग्नोर्ड एरिया जो है ना वो स्किल्स है। जिस चीज़ को हमारी थ्रू हमारी तरबियत में, हमारी एजुकेशन में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो स्किल्स है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% राइट सर। सर प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, इसको फिर एंटरप्रेन्योरशिप को हम कंप्लीट करते हुए मैं फोबो का थोड़ा सा आपको बता दूं। फॉर अस बाय अस जो डेमन जोन की मैं बात कर रहा था, वो सड़क पे उसने, मैं क्विकली उसकी आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि वो बच्चा था, बर्फ़ शरफ लोगों के घरों से उठाता था और जॉब्स करता था। एक दिन उसने क्वींस के इलाके में रहता था, तो कहीं महंगे इलाके में घूमने चला गया, तो उसने देखा कि हैट्स बिक रहे हैं, सर पे नहीं जो हम रखते, वो बड़े फैशन उस पर वो स्टिच किया हुआ हैट से, तो उसने देखा कि ये $20 का हैट बिक रहा है। तो वो बच्चे ने भी ये चीज़ असेस कर ली कि यार ये तो $2-3 से ज़्यादा की चीज़ें नहीं है, जोड़ के तो वैल्यू एडिशन की हुई है, तो क्यों ना मैं खुद कोशिश करूं। वो ना बाजार से सामान ले गया जो $2-4 उसके पास थे,
अपनी माँ को उसने कहा कि जी ये मुझे ना आप हेड सीधे मैं बेचना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा यार अगर तुमने बिजनेस खुद करना है तो मैं सीना सिखाती हूँ, तुम सीओ भी खुश खुद। उसे कहते हैं ना, गिव अ पर्सन फिश यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे, टीच हिम हाउ टू फिश यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। सो उसने अपनी माँ से वो स्टिच करना सीखा एंड ही ट्राई टू सेल दोज हैट्स। और पहला उसका जो इन्वेस्टमेंट थी, पहला वेंचर था, वो 20 हैट्स को बेचना था। वहाँ से वो स्टोरी शुरू हुई। फिर उसको उसने 10-12 टी शर्टें बनवा ली। वो टी शर्टें उस जमाने में रैप होता था, जो वीडियो कैसेट्स अगर किसी बंदे ने देखा ना, उसमें इंटरनेट वगैरह नहीं था उस वक्त। रैप में जो डांस करते थे वो काले पहन के ना, वो शर्ट से हैं, तो उसके वो दोस्त थे जो इलाके में करते हैं और अपनी वीडियो कैसेट्स बना के वो सर्कुलेट करते थे। तो डेविड जॉन ने उनको वो किराए पे देता था, यानी किराए पे क्या वहाँ बैठा रहता था कि मेरी शर्टें डिज़ाइन वाली हैं, और 10-12 शर्टें रखी हुई थी, वो उसको करके रैप कर लेते थे, तो फिर उनको पैक करके वापस ले जाता था। तो इस तरह लोगों को लगा कि ये पता नहीं कितना बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है फुबो। उसको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। अब $6 बिलियन उसका एनुअल टर्नओवर है फुबो का। आप नेट पे जाके डेविड जोन या फुबो ढूंढ लें, आपको उसकी पूरी स्टोरी और पावर ऑफ ब्रोक जरूर पढ़े, उसमें बड़ी कहानियाँ वो फिर मैं आपको सुनानी शुरू कर दूंगा यहाँ, तो बड़ा बाकी सारा टाइम उसमें चला जाएगा। कि कप केक बिजनेस, एक जो घर में वो सफाई करने वाली थी, वो बड़े अच्छे कप केक्स बनाती थी, उसने कैसे किया, उसमें ब्रांड्स के नाम भी हैं, डिटेल्स भी हैं, झूठी कहानियाँ नहीं हैं। सर सचिन जी, काइंडली इस बुक का नाम सर रिपीट कर दीजिएगा। डेमन जोन्स पावर ऑफ ब्रोक। पावर पावर ऑफ ऑफ ब्रोक अभी आप सर्च कर लीजिए। मैं बल्कि बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करूंगा प्रोग्राम के बाद ना आपको व्हाट्सएप कर दूं उसका वो सर। जो पहला वो सर नहीं होता पोस्टर सा, कवर पेज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कवर पेज। हाँ, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था इसका वर्ड। बिल्कुल तो ठीक कवर है पेज आपको मैं कर दूं, बेशक आप लोगों से शेयर भी कर इंशाल्लाह। दूं। बिल्कुल डेमन सर जो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पावर ऑफ ब्रोक। इसी तरह रॉबर्ट बिल्कुल कियोसाकी ठीक। की एक और किताब है जो लोगों ने नहीं पढ़ी, Why A graders work for C graders and B graders work for the government, ऐसा छोटा सा एरो लगा हुआ है। वो ये कहता है बिल्कुल कि जो सी ग्रेडर्स हैं उनके अंदर इनोवेशन करने की, उनके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें करने की एबिलिटी होती है। तो ये किताब भी आप ज़रूर पढ़ी, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसी तरह एक नए दौर में एक साहब आए हैं, जॉश कॉफमैन उनका नाम है। उन्होंने एक पुरानी थ्योरी थी, माइकल ग्लैडवेल की थ्योरी थी कि 10,000 घंटे जब तक हम किसी काम में नहीं देते तो हम उसमें प्रो नहीं हो सकते। उसको उन्होंने चैलेंज किया है जॉश कॉफमैन ने कि फर्स्ट 20 आवर्स उस किताब का नाम है। बड़ी छोटी सी किताब है, मेरे पास भी है। ये किताबें वो हैं जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं टीन एज में। तो ये कोई मुश्किल किताब नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें, इसमें कोई इतनी टफ बातें नहीं लिखी हुई। फर्स्ट 20 आवर्स ये कहती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के 20 घंटे आराम से स्टेप बाय स्टेप किसी काम, मसलन आपने गिटार बजाना सीखना है, तो आपको ये नहीं होगा कि आप उसके अंदर अगर आप उसको सीखेंगे तो आप बहुत फेमस गिटारिस्ट बन जाएंगे, लेकिन 3-4 धुनें आप अपनी बर्थडे पे बजाना चाहते हैं तो वो आप बजा के दिखा सकते हैं। फिर रेस्ट इज ऑन यू इफ़ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन नेक्स्ट लेवल, दैट इज। लेकिन ये नहीं है कि कुछ सीखा ही नहीं जा सकता। सो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरह 2 किताबें मैं और बड़ी रिकमेंड करता हूँ, और उसमें से एक जो है वो तकरीबन मेरे साथ खुद भी वाकया हुआ। एक किताब है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड। वो बड़ी खूबसूरत किताब है, आप जरूर उसको पढ़े। माइकल सर में इस वक्त नहीं आ रहा जिनकी किताब थी। एक और किताब है वो जॉश कॉफमैन की है, योर पर्सनल एमबीए। अच्छा, ये दोनों किताबें क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि एमबीए करके लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता और वो नौकर के नौकर ही रहते हैं और जॉब की जॉब ही करती हैं। अच्छा, ये जो रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहे हैं, ये मुझे बहुत साल बाद पता चला। 2008 में मैंने सोचा कि मैं लम्ब से ना एमबीए कर लूँ एग्जेक्टिव। तो उससे पहले मैंने वहाँ से 1-2 शॉर्ट कोर्सेज किए। उन कोर्सेज में मैंने रियलाइज़ किया कि जो कोर्स दे रहे थे हमारे जो हेड थे, वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि जी पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, काम कैसे करूँ। तो मैंने कहा यार ये तो एक स्टैम्प होगी, जस्ट कोई फ़ायदा तो इसका है कोई नहीं। ये सारी बातें तो मुझे अल्लाह का शुक्र है पहले पता है, तो मैं उससे बेहतर है कि मैं दूसरी बुक्स पढ़ लूँ। अच्छा, बहुत साल बाद यही बात, ये मैंने अभी ये जो आपको ना पर्सनल एमबीए, इसमें जॉश कॉफमैन लिखता है कि 200 स्टूडेंट की क्लास होती है एमबीए में। मुझे वो कहता है आज तक समझ नहीं आई कि वो उनको एक ही किताब क्यों पढ़ाती हैं। 200 के 200 को 200 किताबें क्यों नहीं पढ़ाते कि उन किताबों को पढ़ के क्लास में डिस्कस करो। देखिए ना, ये मक्खी पे मक्खी मारी जाना, कन्वेंशनल वेज, ओल्ड स्कूल। आप लॉजिकली सोचिए कि जैसा वो लोग कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपये हैं
और आपके पास यहाँ पे अहमद भाई के पास 100 रुपए हैं, ये अपने 100 मुझे दे देंगे और मैं अपने 100 इन्हें दे दूँ, तो हम दोनों के पास 100 ही रहेगा, पैसे उतने ही रहेंगे। मेरे पास 2 बिजनेस आइडियाज हैं और इनके पास 2 बिजनेस आइडियाज हैं, और हम एक जगह बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम उस नशिस्त से उठेंगे तो 4 बिजनेस आइडियाज इनके पास होंगे, 4 मेरे पास होंगे, तो एम्पावर हो गए, नॉलेज बढ़ गई, पैसा कमाने की सलाहियत बढ़ गई। एक और किताब आपको मैं रिकमेंड करूंगा, एरिक रीज की किताब है लीन स्टार्टअप। वो जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो जरूर उस किताब को पढ़ें। स्टार्टअप के बारे में एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह आपको चेक करना चाहिए, कैसे आपको छोटे लेवल पे शुरू करना चाहिए और जब टेस्ट हो जाए तो फिर उसे स्केल अप करें। अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो एकदम बड़ा शुरू करने की कोशिश करते हैं और फिर वो बड़ी बुरी तरह स्टकअप हो जाती हैं। सो ये लीन स्टार्टअप को भी ज़रूर आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। अब सर हम आते हैं मेरा ख्याल एंटरप्रेन्योरशिप पे और स्टार्टअप पे, स्केल अप पे और डाइवर्सिफिकेशन पे और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हमारी बातचीत होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज़ लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट स्टॉक मार्केट इज़, पहला सवाल होती क्या है। दूसरा सवाल, किन लोगों के लिए होती है, किस एज ग्रुप के लिए होती है, क्या कोई स्पेशल स्पेसिफिक लोग हैं उनके लिए है, किसी एक कबीले के लिए है, या सबके लिए। स्टॉक मार्केट जी बेसिकली एक एक्सीलेंट सोर्स है पैसिव इनकम का। ये जो अमेरिका में आप किताबों में 401k और डिफरेंट जो प्लान्स पढ़ते हैं, या हमारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये भी पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाती हैं और उसी से बढ़ाती हैं और फिर आपके इंश्योरेंस प्लान्स को पे करती हैं। स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 500 शेयर की ट्रेडेबल लॉट है मिनिमम। सो 1 लाख से कम में आपके लिए उसमें ट्रेड करना, बाई सेल करना मुश्किल होगा। लिहाजा जिन साहब के पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए वो अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोल लें। ब्रोकरेज अकाउंट जो है बड़ा सिंपल है खोलना, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। वैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होती हैं, वैसे ही आप जाते हैं ब्रोकर के ऑफिस में और आप फॉर्म फिल करके देते हैं और आपका एक अकाउंट खुल जाता है। जब आप अकाउंट खोल लेते हैं तो उसके बाद आपको जब बैलेंस शीट अपनी वो स्टेटमेंट मिलती है अपने अकाउंट की, तो उसमें 2 चीज़ें लिखी होती हैं, सेंटर में एक लाइन लगी होती है, एक तरफ कैश नज़र आ रहा होता है, एक तरफ आपकी होल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं। आप जब पैसे से शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर नज़र आता है और नीचे आता है कि इतने पैसों का, जैसे बिल्कुल बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट डेबिट आ रहा होता है ना कॉलम में, कि आपने इतने का ये शेयर खरीदा और अब आपके अकाउंट में इतने शेयर और इतने पैसे रह गए। जब आप बेचते हैं वही डेबिट क्रेडिट की तरह वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और वहाँ से शेयर उतने कम हो जाते हैं। सो ये एक तरह की स्टेटमेंट आपको SMS पे डेली भी मिलता है, आपको अलर्ट, जैसे ही आप बाई सेल करती हैं। आप अपने मोबाइल टेलीफोन्स के ऊपर जो है ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको बड़ा महंगा गैजेट नहीं चाहिए, लैपटॉप से कर सकते हैं, अपने घर से बैठ के आप टैब्स पे कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ी को महंगी मशीन नहीं चाहिए कि जी वो चलेगा नहीं। मेरा ख्याल है वो विंडो XP पे भी चल रहा होगा, उस पर भी चल जाता होगा। अब आगे सवाल कीजिए उसमें कौन लोग आ सकते हैं। वही अगेन 12 से 18 मैंने बताया पहली स्टेज है। 18 से 24 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि जिसमें आप कॉलेज से निकलते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आपको साथ ही सोचना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आके क्या करना है, मैंने अपनी फैमिली कैसे पालनी है, मैंने शादी मेरी कल होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे माँ बाप हैं, मैं पूरी उम्र ले तो नहीं सकता पैसे इनसे, तो मैंने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। ये 6 साल आपकी ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, जो काम आपको अच्छा लगता है। आजकल IT का बड़ा फैशन है, लोग जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ, वो अच्छी लगती है, वो डेवलप करें। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर बंदे को, हर आदमी को जिसके पास 1 लाख या उससे ज़्यादा रकम है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। कि आप कहीं से तनख्वाह ले रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आप हर महीने बचा के और आप मार्केट में लगा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं, आप पैसिव इनकम का सोर्स बना रहे हैं कि जो आपको डिविडेंड्स भी देगा, कैपिटल गेन भी देगा, एंड बाय द टाइम यू रिटायर इट विल बी ए ह्यूज अमाउंट।
एक और किताब यहाँ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। इट इज द मास्टरपीस। वो ये कहती है कि हर इंसान को जितनी तनख्वाह मिल रही है, फर्ज करें मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ, मुझे ये 100 रुपया तनख्वाह मिलती है, तो मेरा 90 रुपए में गुजारा हो सकता है खींचतान के। वो कहती है कि आप समझो कि आपको मिलती ही 90 है और 10 को साइड पे रखते जाओ, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या पैसिव इनकम के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए या किसी बिजनेस वेंचर के लिए रखो और बाकी पे चलते जाओ। उससे ये होगा कि अगर आप एक आध बार फेल भी हो जाओगे तो आप फिर वो 10% करके एक और अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना जी। फेल की डेफिनेशन आज तक पाकिस्तान में खोल के लोगों ने नहीं बताई। मैं उसे कहता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। सो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। वो इसलिए अफ्रेड नहीं होते क्योंकि उन्होंने रास्ता बनाना होता है, उन्होंने रास्ता बना के आगे निकलना होता है। ये एक, फिर मैं स्टॉक मार्केट पे आने से पहले मुझे बड़ी अच्छी एक पुरानी कहानी याद आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप एक किताब में बयान की हुई थी और मैं उसको क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक गांव में दो दोस्त थे, वो दोनों जवान थे। वो लोगों के घरों में पानी पहुँचाया करते थे नदी से, नाले से, पहाड़ के ऊपर नदी थी, उससे पानी लेकर आते थे, या वो जो चश्मा कहना चाहिए, नदी तो ऊपर नहीं होती, चश्मा होता है पहाड़ के ऊपर, उससे पानी भर के तो घरों में पहुँचाते थे और उसके कुछ पैसे लेते थे। उनमें से दो दोस्तों में से एक ने कहा कि यार आहिस्ता आहिस्ता हमारी एज बढ़ रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें कुछ सोचना चाहिए कि इसका कोई रास्ता बनाएं। उसने कहा जी क्या आइडिया? उसने कहा क्यों ना हम इसको काटें, थोड़ा सा पहाड़ को मेहनत करके काट के इसको हम ये फलां स्टेशन है यहाँ तक ले आए तो डिस्टेंस बहुत कम रह जाएगा गाँवों से और हम कई गाँवों को मल्टीपल पानी दे सकते हैं। वो हंसने लग पड़ा। उसने कहा जी तुम ये बेवकूफ़ी का काम करो, इसमें तो बड़ा पैसा लगना है, इसमें तो बड़ा टाइम लगना है, मैं तो नहीं करता। तो एक ने क्या किया कि अपनी कमाई सारी उस पर काटने में मजदूरों को दे, कटिंग कार, पाइप टाइप चीज़ डालने की कोशिश। उस जमाने में क्या पाइप होनी थी, जैसा बांस के जरिए आप कहते हैं। दूसरा जो है, और उसने अपना घर बना लिया, नीचे जगह लेके शहर से बाहर शिफ्ट हो गया। उसके बच्चों का लोगों ने मजाक उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया कि यार इसके पास तो कोई पैसे ही नहीं होते, ज़ाहिर है उसके ज़्यादा पैसे उसमें लग रहे थे। दूसरा जो है वो इंजॉय कर रहा था, अपनी फैमिली के साथ आते जाते मजाक उड़ा रहा था उसका। 3-4 साल बाद जब वो पाइप ले हो गई, या सॉर्ट ऑफ पाइप या रास्ता या नहर, उसको जो भी हम नाम दें, जो उसे पहाड़ काट के उसने बना लिया, तो उसने, जाहिर है उसके पास अनलिमिटेड सोर्स आ गया पानी का। उसने डिलीवरी बॉयज रख लिए, वो आराम से अपने उसके ऊपर बैठ जाता था और उसकी इनकम तेजी से जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब वो चूंकि कम में पानी देता था, दूसरा जॉबलेस हो गया। और ये दिस इज व्हाट द जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज। और अगर किसी को ये कहानी समझ ना आई हो तो वो कोविड-19 के दौरान और बाद के असरात देख ले। जो साहब मजाक उड़ाते थे अपने दोस्तों का कि यार तुम तो बेवकूफ़ और स्ट्रगल कर रहे हो अपने बिजनेस, सारा दिन यार दुकान पे बैठे रहते हो, सारा दिन सेल्स के लिए मीटिंग, हम तो आराम से पे चेक लेते हैं। तो वो अब पे चेक लें ना, वो पुराने पे चेक भी बंद हो गई हैं और आगे भी पे चेक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सो बेहतर है कि ऊपर वाला हाथ जो है ना, वो नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो आप कोशिश करें कि आप लोगों को जॉब दें, ना कि आप जाके जॉब की लाइन में खड़े हो। आज एक MA पास बंदा जो है ना, वो फुट कांस्टेबल के लिए जाके वो टेस्ट देता है और दौड़ लगा रहा होता है। तो ये एक मतलब ऐसी क्या बात है यार। मैं लोगों को कहता हूँ कि थोड़ी सी यार आप अपने अंदर कोई शर्म पैदा कर लो, कोई श्योर पैदा कर लो। केले ही अगर आप बेचने शुरू कर दो तो 1000-2000 रुपए रोज की दिहाड़ी बन जाती है। 60-70 रुपए के दर्जन मिल जाते हैं मंडी से, 100-130-40 रुपए दर्जन बिक जाती हैं। और आप ज़ाहिर है कि स्टार्ट किलों से लोगे या किसी चीज़ से स्टार्ट लोगे। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि मैं जो MBA कर रहे हैं बच्चे, आपने सर्टेनली उससे नेक्स्ट लेवल पे काम जाना है। बस मैं लोगों को कहता होता हूँ कि यार आप शाह आलम मार्केट चले जाएं, आप वहाँ पे लोगों के साथ होलसेल के रेट तय कर लें, आप फोटोग्राफ कर लें प्रोडक्ट्स को और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे अपनी शॉप खोल लें। ये हैंड फ्रीज जो है हर बंदे की ज़रूरत है, आप ये लोगों को सप्लाई करनी शुरू कर दें। छोटे लेवल पे आप खुद सप्लाई करें, बड़ा लेवल हो जाए, ये बाइक किया 101 है, COD है। ये बड़ी तस्वीर आपने देखी होगी उसकी, जेफ बेजोस की तस्वीर। वो एक बंदा अकेले टेबल के ऊपर बैठा हुआ काम कर रहा है, 1990 या 1989 समवेयर लाइक दैट, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई वो। और उसकी अपनी मैंने इंटरव्यू में देखा है कि इनिशियल लेवल पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं पोस्ट ऑफिस खुद जाके पैकेट्स, पार्सल जो हैं वो खुद जाके मैं पोस्ट किया करता था पोस्टल सर्विस पे। तो इसी तरह बिजनेसेस खड़े होते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
तो ये मेरी बिल्कुल सर, बेसिकली सर बात ये कि व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर ना एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, तो आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट या सीईओ भी खुद हैं और आप पीएन भी खुद हैं। बिल्कुल सही। आपने आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में अपना बिजनेस प्लान वो सारा कुछ भी खुद प्रेजेंट करना है, और क्लाइंट के आने से पहले टेबल पे कपड़ा भी खुद मारना है। सर ये जापान में बहुत जगह पे सुबह जो उनका कता नजर कि आपका क्या होता है, हर बंदा अपनी टेबल और अपना एरिया खुद साफ करता खुद है। साफ, एग्जैक्टली कनेक्शन उन्होंने ये तरीका रखा हुआ है कि उनको पता चले दे ओन द कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो पीएन शियन वाला शुगल तो यहाँ पे है। हम भी जब ऐसे ही है। बाहर जाना शुरू हुए तो हम बड़े हैरान हुए कि बड़े बड़े दफ्तरों में जाओ तो वो कहते थे यार वो मशीन पड़ी है, वो गिलास पड़ा है, जाओ कॉफी पी लो, खुद बना लो, बटन दबाओ और कॉफी ले लो, मैं क्यों तुम्हें टेबल ला के। बहुत उन्होंने इज्जत इसलिए करनी होती है, वहां ना एक साथ बिस्किट्स पड़े होते हैं छोटे छोटे पैक हुए हुए, तो किसी की शुगर लो ना हो जाए, यहीं बेहोश ना हो जाए, तो वो जाके आप एक आधा उठा के तो कॉफी के साथ आप वो पी सकते हैं। सो यहाँ पे कल्चर ही और है हमारे यहाँ। ट्रू ट्रू ट्रू। Coming to the stock market again, I think we have around 15 minutes left. You sir? अहमद साहब, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर, टाइमलाइन के साथ जा रहे हैं हम। अच्छा, बिल्कुल अब सर। फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आप में से जिस बंदे ने भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो गूगल करके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 600 वीडियोस ले सकता है। उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली एक नया वेंचर शुरू किया है जिसमें हम वर्कशॉप में अहमद साहब का नंबर लेके इनको भी लिंक्स जो हैं शेयर कर दूंगा, और इमरान भाई को भी लिंक्स सारे शेयर कर दूंगा अपने सोशल मीडिया के। आप इनसे ले सकते हैं, या ये नीचे जैसे भी लगाते हैं उसके अपने पेज पे लगा देंगे। आप बिल्कुल मुफ्त वहाँ पे 245 वीडियोज आर अबाउट स्टॉक मार्केट, यू लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। 100 से ऊपर वीडियोज एंटरप्रेन्योरशिप पर हैं कि बगैर पैसे कम पैसों से कारोबार कैसे किया जाए, वो सारी उसमें दी हुई हैं। कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ जर्नल सेशंस हैं मेरे जो डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में दिए हुए हैं। मैं PSX का ऑफिशियल स्पीकर भी रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हमने अपना वर्कशॉप कंडक्ट कराई, टाउनशिप कम्युनिटी कॉलेज में कराई, प्यास एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद है, उधर कराई। बहुत सी जगहों के ऊपर जो है मैंने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए किया, और वो फिर प्रोग्राम मैंने बनाकर वहाँ रख दिया। अच्छा, उस प्रोग्राम में भी 2 प्रॉब्लम्स आती थी जो जहाँ पे आके स्टकअप हो जाता था। एक प्रॉब्लम ये थी कि वो वन साइडेड कम्युनिकेशन थी, जैसे ये वीडियो है हमारी, अगर तो कोई अभी लाइव क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, वरना वो बाद में तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा आपके यहाँ, या अगला कोई सेशन हो तो उसमें आंसर हो सकता है। तो वो एक तो लोगों के कुछ जी मेरा एक सवाल है सर। जी सर। सर आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने वो बताया कि जी कैसे आप रजिस्टर करते हैं ब्रोकरेज हाउस पे। सर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब पैसा आप एक्चुअली लगा रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, तब जिस कंपनी में आप खरीद रहे हैं शेयर, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए सर, क्या क्या देखना चाहिए उसमें? सर मैं आने लगा था उस तरफ, लेकिन अब पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों को वहीं से आगे लेके चलूंगा। उसमें सर सबसे पहला जो मैं लोगों को कहता हूँ ना, थंब रूल आप ये बनाएं कि पिछले 3 सालों से कंपनी लॉस में नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 साल, ये आपको www.psx.com.pk के ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या PSX डाटा पोर्टल पे। पिछले 3 सालों से देखें कि उसकी EPS ग्रोथ की तरफ है या डिक्लाइन की तरफ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले 3 साल से उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, क्या कंपनी डिविडेंड देती है या डिविडेंड देती नहीं है, या कितने डिविडेंड देती हैं। कुछ कंपनियां 4 डिविडेंड्स देती हैं, कुछ कंपनियां 2 देती हैं, कुछ साल में 1 देती हैं, और कई जो ऐसी हैं वो 3-4 साल बाद थोड़ा सा डिविडेंड देती हैं। ये 2 तो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी वेबसाइट से जाके देख सकता है। इसके बाद थोड़ा सा कंपनी के आपने ग्राफ को देखना है, थोड़ा सा आपने ये देखना है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। अगर आप थोड़ा सा अगर ये कहें कि थॉरोली आपको आए तो फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूर देखना चाहिए। हम जो वर्कशॉप करवा रहे हैं वो बेसिकली 3 रोज़ा वर्कशॉप होती है। वो इस महीने में अब 3री वर्कशॉप है जो 26, 27, 28 को हम करवा रहे हैं PSX के ऊपर, वो पेड वर्कशॉप से। पहले दिन हम ये सिखाते हैं कि जी आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप अकाउंट कैसे बनाना है, बेसिक यही जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा वेबसाइट से फेमिलराइज करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। डे 2 जब आता है तो हम लेवल 2 एजुकेशन का ले जाते हैं कि जी वो सारी चीज़ें जो हो गई डे 1 में,
अब ये है कि आपने अपने फैसले कैसे करने हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है, ब्रोकर के गलत इंफॉर्मेशन से कैसे बचना है, बिजनेस रिकॉर्डर से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है जो डेली आती है, कंपनी की अनाउंसमेंट्स कैसे देखनी है, रिजल्ट्स कैसे देखने हैं, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, पी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। फिर आ जाता है हमारा आखिरी दिन, डे 3। उस पे मैं एक रिपोर्ट जो है वो साथ सबके एनालाइज करता हूँ कि हम कोई स्टॉक रिपोर्ट एक उठा लेते हैं किसी कंपनी की, और वो सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, PSX की साइट के ऊपर अवेलेबल है। उसको हम वहाँ से डाउनलोड करके आपके साथ एनालाइज करते हैं कि डायरेक्टर रिव्यू जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले तो स्टॉक रिपोर्ट आ गई, फिर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके हिस्से हैं, 3 हिस्से उसके मेजर होती है। एक उसकी बैलेंस शीट होती है, एक उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और तीसरा और आखिरी हिस्सा उसका दरमियान में होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, कि जो कैश है वो आ रहा है, किधर लग रहा है, कैपेक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट में कितना कैश लग रहा है। और ये तीनों को हम एक इस लेवल पे बंदे को कर देते हैं कि कोई उसे ब्लफ नहीं कर सकता। अगर कोई उसे गलत टिप दे देता है जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं, तो वो उसको अगर जाके अपने घर में थोड़ी सी 1-2-3 घंटे लगा के थोड़ी सी रिसर्च कर लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये कंपनी इस लायक है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं है। कम से कम वो गलत कंपनी को पहचान लेता है। फिर आगे जितनी आप मेहनत करते जाएंगे, जितनी वर्कशॉप्स लेंगे, तो मैंने इसके 2 तरीके फिर अल्टीमेटली निकाले। एक ये वर्कशॉप है 3 डे की हमारी, दूसरा 1-on-1 सेशन होता है, वो 1 घंटा उसकी ड्यूरेशन होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो एक साहब जो मेरे साथ टाइम सेट कर लेते हैं, वो भी पेड सेशन होता है। तो वो 1 घंटा अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, वो पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करनी है, कोई किसी किस्म का उन्हें हेल्प चाहिए, वो सारी वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैं उन्हें एजुकेट कर देता हूँ, वो एज पर देयर नीड लोग रखते हैं। और वो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से 45 मुल्कों से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। मुझे खुद उन मुल्कों के नाम भूल गए हैं जहाँ जहाँ से मैंने ये सेशन ऑनलाइन किए हैं, ये जूम वगैरह जब से, और ये कोविड-19 में ज़्यादा सेशन शुरू हुए हैं। पहले होता था लाइव ऑफिस में हम टाइम देते थे, अब ज़्यादा काम हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, तो वो उसमें लोगों को गाइड कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वीडियोस को अगर आप देखेंगे ना, हर वीडियो को नंबर लगा हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप देखें और आप अपने साथ नोट्स बनाएं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक भी है ना, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर वो इन वीडियोस को ही देख लें ध्यान से, तो इतनी नॉलेज उनके पास आ जाएगी जितनी 10 साल से कोई बंदा मार्केट में काम कर रहा है ना, जितनी नॉलेज उसके पास है। अच्छा, अब ये बेसिकली वही सारी स्टेजेस जो हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारी सोसाइटी का है ख़वातीन, जो कि पढ़ी लिखी भी हैं, वो निगलेक्टेड हैं, वो काम नहीं करती, वो सारा दिन बैठ के इंडियन ड्रामे देखती हैं और घरों में लड़ाई करती हैं, इंतज़ार करती हैं कि खामन कब आए, जैसे ही घर पहुंचे उसको शिकायतनामा खोल दें और घर में लड़ाई शुरू हो जाए। वो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा फनी पार्ट मैं कहूँगा कि मेरा एक दोस्त है, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहता है। वो कहता है यार कंबाइंड फैमिली सिस्टम एक अजाब है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता कमरे में जाओ बीवी गालियाँ देती है, बाहर आओ माँ गालियाँ देती है। कहता इंसान जो है ना, वो एक उसकी जिंदगी जो है वो अजाब बन जाती है। तो वो इसलिए कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आप कितनी भी पढ़ी लिखी खातून से शादी कर ले, अगर सारा दिन उसके पास काम नहीं है करने को, तो वो जो है वो शाम को उसने आपसे पैसे मांगने हैं या लड़ाई करनी है, 2 ही काम उससे करनी है। तो इसलिए मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खवातीन को भी इसकी तरफ लाएं। आराम से खातून जो है वो पढ़ी लिखी, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। हर बंदा, ये मैं नहीं कह रहा, पीटर लिंच वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट से कोट कर रहा हूँ, इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू ग्रेड 5 मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि 5वीं का साहब अगर आप कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है तकरीबन एक बड़ा पोर्शन हाउसवाइफ्स का ये काम कर सकता है। अच्छा, वो आराम से अपने घर की कन्वीनियंस में, चद्दर और चारदीवारी है, कहीं किसी बार दफ्तर में नहीं जाना, कोई उनको तंग करने वाला नहीं है, ऐसे जैसे हम इस वक्त बैठे हुए हैं अपने घर में, वो कन्वीनियंटली लैपटॉप ऑन करके सारी रिसर्च भी ले सकती हैं और उसके साथ वो बाइंग सेलिंग अपने हाथ से कर सकती हैं टेलीफोनिकली। सारी आजकल पैसे ट्रांसफ़र आप सबको पता है बैंकों में हो जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र चली भी जाती है, ब्रोकर से पैसे मंगाने हो वो आ भी जाती है। सो बजाय वो सुनारों की दुकानों के चक्कर लगाने के और गैर ज़रूरी गॉसिप और वो किटी पार्टियां करने के, अगर वो
इस तरफ आ जाएं। मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूँ कि सोसाइटी को रिफॉर्म होना चाहिए कि अपनी बेटियों को जो आप जहेज में पेटियाँ देते हैं, और आज तक लोग मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग रजाइयाँ देते हैं, उनको वो खुदारा कोई स्टॉक्स उनको दें, वो उनको कोई इन्वेस्टमेंट बताएं। एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है अहमद भाई। उसमें ये है कि अगर आप बच्चे ना भी पाल रहे हो उस पैसे से, लेट से कि छोटा सा पोर्टफोलियो लेके आप चल रहे हैं 1 लाख 2 लाख रुपए का, तो आप अपनी पसंद के सूट खरीद सकती हैं, आप अपनी मेकअप किट्स ले सकती हैं, आपकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 रुपए की चीज़ के लिए भी अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो। बिल्कुल और बिल्कुल सर। और फिर अगर आप अपना स्किल लेवल एनहेंस कर लें तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके, यानी वो अगर दफ्तर में वो काम कर रहा है तो आप इसके पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, शाम को वो घर आता है तो उसको आप थोड़ा अपडेट देते हैं और मिलकर आप लोग डिस्कस करके फैसले लेते हैं, जैसे कि वेस्ट में लोग करते हैं। तो वो आपके आपके ख़ानदान को, आपकी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करेगा। तो मेरे घर में तो मेरी वाइफ भी ये काम करती है, मेरी बहन भी ये काम करती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी ये करते थे। और हमारा मेजर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से ही है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, एक हिस्सेदारी है एक बड़े कारोबार में। देखिए ना, अगर आप और मैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री नहीं लगा सकते, फर्ज करें कि जी वो 100 अरब रुपए की लगती है या 150 अरब रुपए की लगती है, हमारे पास अब 150 अरब रुपया नहीं है, हम एफएफसी नहीं लगा सकते। तो हम एफएफसी में अगर उसका रेट सही है तो हम उसका शेयर खरीद लेते हैं, हम उसमें पार्टनर बन गए। और इस तरह की इस वक्त बहुत से इस तरह के शेयर्स अवेलेबल हैं जो 10 से 11% आपको डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं सालाना। तो इतना तो कोई बैंक भी नहीं दे रहा। जब से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, बैंक में पैसा रखें तो 6-7% से ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलता। तो स्टॉक में बेशुमार फ़ायदे हैं काम करने के। आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आपको कोई स्टाफ नहीं चाहिए, आपको कोई बिजली गैस पानी का कनेक्शन नहीं चाहिए, आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, आपका टैक्सेशन इतनी सिंपल है कि ऑटो है। इफ़ यू मेक मनी ओनली देन यू विल टैक्स 15% उसमें से टैक्स काट के आपको सोर्स पे मिल जाता है। इफ़ यू डोंट मेक मनी नो टैक्सेस, कोई इशू ही नहीं है, एक पेज में आपकी टैक्स स्टेटमेंट बन जाती है। सो ये एक ना उधारी है, इसमें उधार का कोई चक्कर नहीं है, सब कैश टू कैश है। आप दरमियान में ऑफ डेज देना चाहें, कोई खुदा ना खास्ता कोई लाइफ में किसी की कोई डेथ हो जाती है, कोई बंदा मेंटली अपसेट होता है, सेल योर शेयर्स गो लिक्विड, पैसा अपना अपने अकाउंट में डालो, बैठ जाओ, इंतज़ार करो। आप दोबारा एंटर होना चाहते हैं, जब मर्जी एंटर हो जाएं। आप 1 लाख से एंटर होना चाहते हैं, 1 लाख से एंटर हो जाएं। आपका 50 लाख आए हैं कहीं से, आप 50 लाख से एंटर हो जाएं। तो यानी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। टोटल वर्किंग आवर्स में लेस देन 30 पर वीक है। इस वक्त किसी प्रोफेशन में इतने कम वर्किंग आवर्स नहीं हैं। और ये वर्किंग आवर्स भी ब्रोकर और उसके स्टाफ के लिए हैं। जो इन्वेस्टर है उसको तो 15-20 मिनट से ज़्यादा दिन में उसकी एंगेजमेंट नहीं है, 15-20 मिनट में वो फैसले कर सकता है। सो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आपके किसी रिश्तेदार को नहीं पता आपके पास कितना पैसा है, आपके दोस्तों को नहीं पता आपके पास कितना पैसा है, कोई नज़र नहीं लगती है, कोई आप खामोशी से चुप चुपीते अपना काम कर रहे हैं। देखिए ना, आप सेट लेके घर आएंगे तो बाकी 2 भाभियाँ भी देखेंगी कि हाँ जी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिविडेंड आपके ऑटोमेटिकली आपको मिल रहे हैं, आपके अकाउंट में जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। प्राइवेसी इसमें है, लेना देना किसी का इसमें नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टोर नहीं आपने बनाना, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होना। तो ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ खूबसूरत बिजनेस है इस अहद में। और अगर आप 20 मिनट देख के देंगे तो आई थिंक यू कैन डू। मैं अपने प्रोग्राम में भी यही कहता हूँ, 4 मिनट्स लेफ्ट हैं मेरी घड़ी पे, आप मुझे प्लीज़ बता दें ताकि किसी को हम वेट ना कराएं। सर बिल्कुल, अब इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड मूव टू कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो जनरल साहब, सर। जी जवाद, इट वाज एक्सीलेंट लिसनिंग टू यू। बड़ी करामत किस्म की बातें, और सबसे बड़ी बात बहुत ही लो लेवल पे इन बच्चों को समझाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल, और उसके अलावा जो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बुक्स के रेफरेंसेस, बुक्स में से कलेक्शन विच शोज के लिए कितनी नॉलेज है आपके पास। और ये मैं यही चाहता हूँ, इन बच्चों को ना बिल्कुल आसान बना के, ये बड़े बड़े नाम दे के, बड़ी बड़ी अंग्रेजियां बोल के, ये इससे नहीं कुछ भी होगा। लेकिन असल चीज़ ये है प्रैक्टिकल, यू जंप इनटू इट। वो कहते हैं ना कि अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो जस्ट जंप इनटू वाटर, एक आध गोता खा के आप ठीक हो जाएंगे।
तो ये चीज़ जो है, और सबसे बड़ी बात आपने ये है कि ये आपके मेन ना पढ़ाई के साथ ये इंटरफेयर करती है और ना ही आपके किसी इवन जॉब के साथ करती है। और फिर जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात जो वो ये की कि जैसे हमारे ऑर्थोडॉक्स भी और इवन मॉडर्न लोग भी, उनकी कोशिश यही होती है बच्चे घर ही बैठे हैं, बच्चे खास तौर पर शादियों के बाद वो घर पे रहें, तो उनके पास बहुत टाइम होता है। ये टाइम वेस्टेज जो है ना, अगर हम इसको कवर कर लें तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा आपने एक और मतलब जैसे कहते हैं ना कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ बताई कि अगर आप इससे अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, आई कैन अंडरस्टैंड आपका माइंड क्या था और आप किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, उसमें आप सुर्खी पाउडर लगाएं तो उससे अगर आपका जिस्म खराब हो जाए फिर क्या होगा। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि जब आप शराकत कर रहे हैं किसी के साथ, तो शराकत में बेसिकली ये अब उसकी भी नीयत की बात है जिसके साथ आप शराकत कर रहे हैं कि वो किस नीयत से पैसा कमा रहा है, क्योंकि डिविडेंड तो आपको उसी में से वो दे रहा है। तो वो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप इतने केयरफुल होना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन मेरे नज़दीक मैं इससे आप 100% एग्री करता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन ये चूँकि पहली आपके साथ नशिस्त थी, इसके बाद हमारी ये चलती रहेंगी। हम लोग इंशाल्लाह आपको अलग एक मीटिंग हम करेंगे जिनमें हमारे स्पीकर्स थे और उनकी अपनी चीज़ों को हम उजागर भी करेंगे और बताएंगे कैसे हम उनको डबटेल करें। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है जो बाद के लिए एक सेकंड जी, सॉरी। तो वो उसमें ये है कि आप ये चीज़ हमें बताइए कि जैसे आपको पता है कि ये बेसिक प्रोग्राम जो हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये अगले 10 साल प्रोग्राम है और ये भी एक हमारा एक आइडिया है जो आइडिया को आगे लेके चलें कि बाय 2030 हम 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की पाकिस्तान इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते हैं, नॉलेज इकोनॉमी। और ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी आप ही जैसे स्पीकर ने इसमें, उन्होंने कहा कि जी अगर एक आइडिया के ऊपर लोग हंसते नहीं है ना, इसका मतलब है वो आइडिया अच्छा नहीं है। तो अगर हंसते हैं तो आइडिया अच्छा है, तो इस पर लोग हंस रहे हैं कि 500 बिलियन आप कैसे, मतलब यूएस डॉलर वो भी कैसे बना सकते हैं, तो वो हम बना के दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है ये आज जो आपने किया है, इसमें मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जितने लोग आपने ट्रेन किए या आपने खुद भी काम किए, आपके इर्द गिर्द भी ब्रोकर्स होते हैं, उनसे काम किया, आप ये बताइए कि इन सारों ने मिल के रफली कितना पैसा जनरेट किया? Because anything which is generated will be part of ये that तो देखिए 500 million मार्केट dollars economy. कैपिटलाइजेशन को आप देख सकते हैं कि कितनी है, उससे आपको पता चलता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स का जो है तकरीबन कोई 30 के करीब हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान में, 30 के करीब, तो छोटे भी ले लें तो 50 के करीब चले जाते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है हमारी वो तो नहीं, जवाब साहब सॉरी, मैं इसलिए कह रहा था ये वर्ड्स, मैं मी बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर और हो सकता है समझ आ रही हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आगा को भी समझ आ रही हो। मेरा कहने का मकसद है कि आप यू आर द एक्सपर्ट, ये जब जाएंगे कुछ में पढ़ेंगे तब जाके इनको रिजल्ट निकलेगा। आपने जहां से भी इकट्ठा करके एक रफ सा फिगर बताइए कि ये 30 इयर्स की जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है पर एनम की KSE 100 की, वो तकरीबन 32% के करीब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो कहते हैं कि जो आदमी 20 साल उसमें पैसा रख रहे हैं तो इतना परसेंट नहीं। जवाब आप मेरा सवाल जवाब सॉरी मैं आपका शायद सवाल मैं क्लियर नहीं कर सका। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको एक सवाल दूसरी तरह से करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि बेस्ड ऑन व्हाटएवर हैज बीन कैपिटलाइज्ड, मतलब जो भी आपकी इसकी कैपिटलाइजेशन हुई है, उसके बेस पे अगले 10 साल में अगर हम स्टॉक में इस तरह से करें कि उसका हम लेट्स से एज्यूम करते हैं कि जी 500 बिलियन जो नॉलेज इकोनॉमी है उसमें हम 10% जो है वो हम स्टॉक से उठाएंगे, तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक हम फिर इसमें उतने ही लोगों को स्टॉक में भी डाल सकते हैं। तकरीबन कुछ 60 बिलियन डॉलर्स के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो अगर 30% ग्रोथ पर एनम की एवरेज से आप कैलकुलेट कर ली तो आप इस तरीके से प्रोजेक्टेड जो कॉस्ट है, और उसमें अब जितनी हमारे IPOs नहीं आती जाएंगी साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, तो अगर आप इसका 30% कैलकुलेट कर लीजिए ना, तकरीबन 60 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर जिस वक्त हुआ करती थी 100 बिलियन प्लस, लेकिन डिवैल्यूएशन के फैक्टर ने हमारे रुपए को इतना गिरा दिया है कि वो अब 60 बिलियन के करीब आ गई है, प्लस माइनस फ्लक्चुएट करते हुए।
अब ये है कि जितने नए सर आईपीओज आएंगे एवरी ईयर, अगर गवर्नमेंट भी इंकरेज करे, प्राइवेट सेक्टर भी, अभी मसलन ये इंटरलूप ने एक बहुत बड़ा आईपीओ किया है, हिस्ट्री का प्राइवेट सेक्टर से सबसे बड़ा आईपीओ किया है इंटरलूप, या आपने जुराबुल की कंपनी, शायद आपने अखबार देखा हो। तो जितने आईपीओज आपके ज्यादा आएंगे उतनी मार्केट के अंदर डेप्थ आती जाएगी, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जाएंगी। अभी तो ये हाल है आपका, मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको दे दूं कि पाकिस्तान में आपके जो इस साइज की जो मार्केट है, बांग्लादेश में तकरीबन 40 लाख के करीब इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और उसकी मार्केट कैप आपसे 1/3 है, और आपकी मार्केट में 2 लाख 2.5 लाख जो इन्वेस्टर हैं। तो इससे आप ये समझे कि कितनी कम पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान में। जवाब मैं समझ गया आपका बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जिस तरह आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं और जो भी प्रेजेंट कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे, तो 500 बिलियन तो मेरा ख्याल है स्टॉक ही हमें दे देगा। तो उस लिहाज से मैं आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपको किसी ने कहा था ना क्रेजी आइडिया, उस बंदे को ये कहें, यानी जो भी हंसे आइंदा उसे कहें कि 2 कंपनीज जो हैं जिन्होंने इससे कम टाइम में स्क्रैच से $1 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन अचीव की है। एक का नाम एप्पल है, दूसरे का नाम अमेजॉन है। वो किस डेट में स्टैब्लिश हुई और कितने सालों में, आप जितना टाइम बता रहे हैं उससे कम टाइम में एक कंपनी ने $1 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन। इंशाल्लाह इस पे आपके मेरे बहुत सारे सवाल हैं, जो चूंकि टाइम कम है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा। मैं लोगों को मतलब ये लाइटर साइड पे, इट्स नॉट वेरी सीरियस, लेकिन एक वक्त था जो आज से कोई 40 साल पहले की बात है, उसमें स्टॉक बड़ा ऊपर जाता था। मेरा एक दोस्त था जो मेरा कलीग भी था, मेरा बचपन का दोस्त भी था, उसको कहीं ख्याल आया कि स्टॉक में जाके ना मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसने स्टॉक से कुछ कमाया भी। एक दिन उसने, मैं स्टॉक के चूंकि बहुत खिलाफ था, तो मुझे उसने कहा कि जी एक दिन मेरे से चलो, मुझे बस वहाँ उतार देना। वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर लगेगी, तो तुम मेरे साथ ऊपर भी चलो, जरा देख भी लोगे कि स्टॉक क्या होता है। मैं चला गया। तो पहली चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि जो भी जितने भी जो उसके जानने वाले 2 ब्रोकर्स थे, दोनों के ऑफिस में गए तो वहाँ काफी लोग बैठे होते थे कुर्सियों पे, और सामने वो टीवी लगा होता था जिसपे सारा स्टॉक चल रहा होता था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि उस कमरे में इतना धुआं होता था कि आप थोड़ी दूर तक भी दूसरे को देख नहीं सकते थे, टेंशन इतनी होती थी। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने नोट की, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग जो नोट की, एक आदमी था, जरा उम्र का आदमी था, और वो लिटरली इस तरह की शक्ल बना के और टांगे ऊपर करके कुर्सी पे, चौकड़ी जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, चौकड़ी मार के वो सामने ब्रोकर बैठा हुआ था। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि जी ये कौन है। कहता है जी इनसे पूछेंगे, बड़े एक्सपीरियंस्ड जो है ना स्टॉक के खिलाड़ी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो कैसे ये चीज हुई। उसने कहा जी बहुत सिंपल चीज है, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया स्टॉक का, लेकिन मेरा सारा पैसा जो है ना ये सामने जो बैठे हैं इनके पास चला गया। सर ये मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया। तो ये ना हो जवाब, मेरे सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास एक्सपीरियंस तो आ जाए, पैसा सारा जो है वो नहीं सर नहीं। देखें इसमें मैं दो तीन चीजें आपको, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं 30 बार स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में नहीं गया, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, एक्सक्यूज मी कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन ये हमारी बातचीत बहुत लंबी चल सकती है, इंशाल्लाह सेपरेटली इंडिविजुअली। जी सॉरी अहमद जी, सॉरी सर, आई हैव टू बी द बैड गाय नाउ, वी आर अबव टाइम जी। यस, नेक्स्ट हमारे स्पीकर आ गए हुए हैं, चलें ठीक है। जवाद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you very much, sir. Sorry, sir, I have to be the bad guy now because we are running above time. Okay. So we'll have to conclude. Please, Khudafiz. Jawad, thank you very much. Khudafiz. जी. Inshallah. Jawad sir, it was a pleasure listening to you, sir. You are a very well-read person. You are a very well-read person, sir. बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के. And we are running short of time. और गपशप तो अब चलती रहेगी इंशाल्लाह. So thank you very much. Thank you very much for coming. Audience, we are moving to the next session now. Give us a short break and we'll be back in like 5 minutes. Thank you. Allah Hafiz, everyone.